Okay, welcome students. This is one more video for class 11th zoology, and our topic is Echinodermata today. I'm going to discuss the phylum Echinodermata, the general characters of phylum Echinodermata. चलिए, तो इससे पहले मैं phylum की तरफ जाऊँ, इस टॉपिक की तरफ जाऊँ, तो मेरा जो है आपके इसलिए एक इम्पॉर्टेंट जो है एक अनाउंसमेंट भी है, सजेशंस भी हैं, और वो ये हैं कि आप जो हैं ये वीडियोस अच्छे से देखें, इन वीडियोस की कदर करें, क्योंकि इन वीडियोस के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, ना कि मेरी, मैं तो आपके सामने हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो उनमें खुसूसन मैं नाम लेना चाहूँगा रूप सर का, जो हमारे आईटी के यहाँ पे ऑपरेटर हैं, और लगातार जब से ये वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, तो इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत लगती है वो सारी रूप सर की है, और बाकी लोग भी जो आईटी में हैं, आईटी सेक्शन में, तो उनकी भी मेहनत है। बट पर्टिकुलरली ये जो 11th के वीडियो बन रहे हैं, इनको सारा जो एडिटिंग वगैरह जो भी होती है तो वो रूप सर करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि बहुत मेहनत है इन वीडियोस के पीछे, तो वो मेहनत जो है वो ज़ाया ना होने दे। तो अब टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो हम लोग ऑलमोस्ट नॉन कॉर्डेटा के जो फाइला हैं, नॉन कॉर्डेटा के फाइला, इनवर्टेब्रेटा के जो फाइला हैं, तो हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हम कॉर्डेटा पे चलेंगे। तो चलिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, पहले इस टर्म को देखते हैं जो लिखा हुआ है, नाम जो है। तो इकाइनोस जो है ये एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है इकाइनोस, और इसका मतलब होता है स्पाइनी, इसका मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी। और डर्मा का मतलब होता है स्किन, डर्मा का मतलब होता है स्किन, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं बेटा इकाइनोडर्मेटा, तो इन एनिमल्स को हम स्पाइनी, इनको हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं, इनको हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी पे कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम स्टार फिश की बात करें फॉर एग्जांपल, तो स्टार फिश की जो बॉडी होती है स्टार लाइक होती है, राइट। अच्छा, तो इस स्टार लाइक बॉडी में क्या होता है, स्टार लाइक बॉडी में हमें बाहर से कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, यानी बॉडी पे कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइंस। तो ये ओवरऑल हर मेंबर में देखने को मिलते हैं, द स्पाइंस ऑन द बॉडी। ये क्या स्पाइंस हैं अभी हम बात करते हैं। तो इसीलिए इनका जो ये नाम है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स पड़ा है। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी जो है वो बाहर से स्पाइनी हो, तो इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं, और इकाइनोडर्मेटा इसके लिए जाने जाते हैं, राइट। तो चलिए, शाबाश। तो पहले कैरेक्टर्स पे आते हैं, जनरल कैरेक्टर्स पे। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फाइलम को लेके, फाइलम इकाइनोडर्मेटा को लेके, वो ये है, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये जो एनिमल्स हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब सारे जो हैं ये एक्वाटिक तो हैं लेकिन मरीन है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, राइट, एक्सक्लूसिवली मरीन, फ्रेश वाटर में नहीं है। इससे पहले हमने एक फाइलम देखा था ऐसा, वो था टीनोफोरा। अब टीनोफोरा के बाद ये दूसरा फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, फ्रेश वाटर नहीं है। तो चलिए बच्चा, दूसरा जो है, ये जो है इनकी सिमेट्री में थोड़ा सा कैरेक्टर में बदलाव आया है। वो क्या है, इनकी पहले जो सिमेट्री होती है, यानी इनका लार्वा जो होता है वो होता है बाइलेटरल, पहले होती है बाइलेटरल सिमेट्री, पहले होती है बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ पे ख्याल रखें, पहले होती है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी लार्वा जो इनका होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल होता है, बाइलेटरली लार्वा। लेकिन इनका जो अडल्ट होता है, इनका जो स्टार फिशेस का जो अडल्ट होता है, यहाँ पे देखें आप, तो स्टार फिश जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है इसकी। इसको आप किसी भी प्लेन से जो सेंटर में से पास हो जाए, किसी भी प्लेन से आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। यस, यू कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाउस बाय एनी प्लेन। तो यहाँ पे अडल्ट जो है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल नहीं है, लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन अडल्ट जो है, अडल्ट इनके अडल्ट्स जो हैं, अडल्ट्स
वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं, वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं। अडल्ट्स जो हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बात को समझें। तो ये यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जो इससे पहले हमने नहीं देखा। तो पहले बाइलेटरल सिमेट्री है, जैसे बाकी फाइला में बाइलेटरल सिमेट्री थी, इससे पहले जो हमने पढ़ा मोलस्का का या आर्थ्रोपोडा का या एनालिडा का, वहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री थी पहले भी बाद में भी, लेकिन यहाँ पे पहले बाइलेटरल सिमेट्री है, बाद में जो अडल्ट है अडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, रेडियली सिमेट्रिकल है ये, राइट। ओके, तो चलिए ये हो गया सिमेट्री का कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर आप यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा कैरेक्टर जो है वो है इनका जर्म लेयर्स का कैरेक्टर। तो एक एडवांस्ड फाइलम है तो डिप्लोब्लास्टिक तो हो ही नहीं सकते, तो ये कैरेक्टर जो है रिपीटिशन है इसमें, इस कैरेक्टर में। तो यहाँ पे भी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये एनिमल्स जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इनकी जो बॉडी में चीज़ें हैं वो इन्हीं 3 लेयर्स से आए हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। चलिए हो गए ये कैरेक्टर ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर। चलिए चौथे कैरेक्टर पे आ जाते हैं, फोर्थ कैरेक्टर। इनके पास जो है, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यस, इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाकी फाइला की तरह जो अभी तक हमने लास्ट पे पढ़े, सीलन, ट्रेटा और टीनोफोरा के बाद जो हमने फाइलम पढ़े, तो वहाँ पे अक्सर हमें मिलती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस फाइलम में भी हमें मिलती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबर्स में भी मिलती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैरेक्टर भी हम पढ़ चुके हैं और समझ भी आया है। ठीक है, चलिए आगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में सीलम का कैरेक्टर भी है, सीलम है, तो ये ट्रू सीलोमेट्स हैं, सीलोमेट्स हैं। इनकी बॉडी का जो सीलम का कैरेक्टर है, फिफ्थ कैरेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो सीलम का जो कैरेक्टर है तो ये ट्रू सीलोमेट्स हैं, ये ट्रू सीलोमेट्स हैं, ट्रू सीलोमेट्स हैं, राइट। या कभी कभी हम इनको एंटीरोसीलोमेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा से आगे जो अब कार्डेटा हमें देखने को मिलेंगे तो उनमें भी सीलम का कैरेक्टर और भी मॉडिफाई हो गया, और भी डेवलप हो गया, और भी अच्छा हो गया है, और भी एडवांस कैरेक्टर है। तो ट्रू सीलोमेट्स हैं, एंटीरोसीलोमेट्स हैं, एंटीरोसीलोमेट्स हैं, एंटीरोसीलोमेट्स हैं। एंटीरोसीलोमेट का मतलब होता है कि इनकी सीलम जो है वो गट से अराइज हुई है, वो गट से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से अराइज हुई है। इनकी जो सीलम है वो गट से अराइज होती है। यानी अगर ये हम लें फॉर एग्जांपल, ये बॉडी वाल है, चलो दिखा देते हैं, नो टेंशन। ये बॉडी वाल है, अगर ये बॉडी वाल है बाहर से और फिर अंदर जो है गट है, तो देखते हैं मेसोडर्म कैसे बनता है और मेसोडर्म से सीलम कैसे बनता है। तो ये मान लें आप बॉडी वाल है बाहर से, ये बॉडी वॉल है, ओके। और ये बीच में क्या है? बीच में गट है, यहाँ पे गट है, बीच में गट है, ये गट है, ये यहाँ पे गट है, लेबल करते हैं, ये गट है, ओके। ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है। अच्छा, आप देखते हैं सीलम कैसे बनेगा। सीलम जो बनेगा वो कैसे बनेगा? वो इस गट से अराइज होगा। तो गट के बाहर जो है मेसोडर्म होती है, यहाँ से ये मेसोडर्म होती है, गट के बाहर ये मेसोडर्म है, इसी मेसोडर्म से सीलम जो है अराइज हो जाएगा। जो गट के बाहर मेसोडर्म है इसी से सीलम अराइज हो जाएगा। तो मैं इस कैरेक्टर को यहाँ लेके आता हूँ, दिखाते हैं कैसे बनेगी सीलम। ये जो है ये फिर से बॉडी वॉल, ये फिर से बॉडी वॉल, ये बीच में फिर से गट, ये बीच में गट। अच्छा, और यहाँ पे जो ये आप ये देख रहे हो, ये जो मेसोडर्म पड़ा है यहाँ पे, मेसोडर्म, आप देखिए मेसोडर्म का क्या होने वाला है। ये मेसोडर्म जो है ये ऐसे अराइज होगी, गट से आउटग्रोथ अराइज होगा, और यहाँ पे ये गट के बाहर और बॉडी वॉल के नीचे जो है ये सीलम बना देगा। तो ये हो गया सीलम का कैरेक्टर। अब जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे गट के और बॉडी वॉल के बीच में ये जो कैविटी, एनक्लोज कैविटी है, एनक्लोज स्पेस है, तो ये सारा जो है किसका कैरेक्टर है? सीलम का कैरेक्टर है। तो ये सीलम है, ये सीलम है,
और ये ट्रू सीलम है, एंटीरो सीलम है, क्योंकि ये गट से ही अराइज हुई, इस गट से ही अराइज हुई, राइट। गट से मतलब कि इसके बाहर जो मेसोडर्म थी, राइट, ओके, एक्स्ट्रा मेसोडर्म जो थी वही से ये अराइज हुई, ये सीलम, वहीं से ये सीलम बनी। तो ऐसे एनिमल्स को ट्रू सीलोमेट्स कहते हैं, यू सीलोमेट्स कहते हैं, एंटीरो सीलोमेट्स भी कहते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। चलिए, ये हो गया बच्चा सीलम का कैरेक्टर, ये हो गया इनके बाकी कैरेक्टर्स अभी तक। अच्छा, ये हो गए इनके बाकी कैरेक्टर्स अभी तक। आगे चलते हैं। देखो हम इनके नाम पे बात करते हैं। जो इनका नाम है इकाइनोडर्मेटा, तो पहले भी बोल चुके हैं कि इनकी बॉडी में कुछ स्पाइन्स बाहर से होते हैं, इसलिए ये नाम है। लेकिन वो स्पाइन्स होते क्या हैं असल में, बॉडी में क्या है, इन द बॉडी देयर आर सम ऑसिकल्स, देयर आर सम कैल्शियम कार्बोनेट ऑसिकल्स, कुछ स्टोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑसिकल्स होते हैं, जो इसकी बॉडी की सरफेस को खुरदुरा बनाते थे, रफ बनाते थे, और जो स्पाइन्स की तरह नजर आते हैं बाहर से भी। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज कैल्शियम कार्बोनेट ऑसिकल्स इन देयर बॉडी appears spiny, their body appears rough, right? So the name Echinodermata, because of the presence of these calcium carbonate ossicles। ये आपके NCERT में पहले ही लाइन लिखी हुई है, इनकी बॉडी जो होती है स्पाइनी होती है, because of the presence of some ridges, because of some rigid structures। the rigid structures are actually the ossicles, calcium carbonate ossicles, कैल्शियम कार्बोनेट के बनी हुई चीज़ें जिनको हम ऑसिकल्स कहते हैं। तो चलिए, ये हो गया एक और कैरेक्टर इनका। तो इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, यानी अगर हम बॉडी को देखें तो स्टार जैसा दिखता है। तो बॉडी में क्या है, हेड कोई है यहाँ पे, हेड वाला स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी की दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है ओरल सरफेस, बॉडी की दो सरफेसेस होती हैं, ओरल सरफेस यानी जहाँ से माउथ है, ओरल सरफेस याद रखना पड़ेगा, ओरल सरफेस। लेकिन ये जो ओरल सरफेस है यानी माउथ जो है बच्चा, माउथ जो है इसका वो नीचे से है, यानी वेंट्रल, माउथ जो है इसका वो वेंट्रल सरफेस से है, ये याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है आपसे। ये वेंट्रली है, माउथ वेंट्रली है, यानी नीचे से, यानी अगर आप इस स्टार फिश को बोर्ड पे देख रहे हो तो वहां से, बोर्ड के उस साइड से माउथ है इसका, और यहाँ से जो आपकी तरफ है, जो आपकी स्क्रीन की तरफ है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये इसका डॉर्सल साइड है, तो यहाँ से एनस है। तो ओरल सरफेस है। दूसरी सरफेस जो है उसको कहते हैं एब ओरल सरफेस, यानी ओरल सरफेस के अपोजिट। तो एब ओरल सरफेस जो है इसको हम कहते हैं, ये डॉर्सली है, ये डॉर्सल साइड है, और इसमें क्या है, डॉर्सल साइड में इसमें एनस है, तो यहाँ पे हेड वेड का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है, बल्कि दो सरफेसेस बॉडी की देखने को मिलती है। एक होती है ओरल, जहाँ से माउथ है वो वेंट्रली है, और दूसरी है एब ओरल का मतलब होता है अपोजिट टू द ओरल साइड। तो हो गया वहां से एनस कहाँ से है, डॉर्सल साइड से। तो इनका माउथ वेंट्रल साइड से होता है, और एनस जो होता है वो होता है डॉर्सल साइड से। ठीक है, क्लियर? हाँ, चले आगे। तो ये हो गए बॉडी सरफेसेस के बारे में कैरेक्टर, बॉडी सरफेस का कैरेक्टर हम कर रहे हैं, ओरल सरफेस के बारे में और एब ओरल सरफेस के बारे में। नाउ द वन मोर कैरेक्टर, दैट्स द 8th कैरेक्टर आई जस्ट गोना मेंशन, वो जो है वो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक ओरल सरफेस है, वहाँ से माउथ है, तो एब ओरल सरफेस से एनस है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट ही है, इनकम्प्लीट नहीं है। हालांकि कहीं कहीं पे थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिलता है, बट ओवरऑल अगर हम फाइलम की बात करें, ओवरऑल फाइलम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये कंप्लीट देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द वेंट्रल साइड एंड द एनस ऑन द डॉर्सल साइड। चलिए, ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा, जो इनका पिक्यूलियर कैरेक्टर देखने को मिलता है यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में, तो एक कैरेक्टर है इस फाइलम का, द कैरेक्टर इज नोन एज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये अभी तक हमने किसी में नहीं देखा और ना आगे देखेंगे। तो कैरेक्टर क्या है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। तो इनकी बॉडी में कैरेक्टर है, द कैरेक्टर इज नोन एज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम।
ये कैरेक्टर है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। इसको वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम को हम एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन, डायग्राम से एक डायग्राम हम बनाएंगे, यहाँ पे एक ग्राफ डायग्राम, उससे हम समझ पाएंगे कि बॉडी में क्या है। तो बॉडी में क्या हम देखते हैं, इसकी बॉडी में हम क्या देखते हैं, ये ऐसा एक बॉडी में एक ऐसी एक रिंग है, ऐसी एक रिंग है, ये एक रिंग है, रिंग राइट, ये एक रिंग कैनाल कहते हैं इसको रिंग कैनाल कहते हैं। बॉडी में एक रिंग कैनाल है और इस रिंग कैनाल से क्या है, इससे कुछ और कैनाल जो है वो अराइज हुई हैं, चैनल जो है वो अराइज हुए हैं ऐसे रेडियली इससे कुछ कैनाल जो हैं अराइज हुए हैं। ये सर कहाँ पे है, ये हर आर्म में, अगर आप यहाँ पे स्टारफिश साइड में देख रहे हो तो इसकी हर आर्म में आप ये एक कैनाल जो है यहाँ से रेडियल कैनाल रख सकते हो, यानी इस कैनाल को आप एक आर्म में रख दो, इस कैनाल को भी आप इस आर्म में रख दो। लाइकवाइज तो अगर यहाँ पे 5 आर्म्स हैं, इसकी 5 आर्म्स हैं स्टारफिश की, तो हर आर्म में आप एक रख सकते हो, यू कैन कट एंड पेस्ट राइट। ओके, तो यहाँ पे एक और कैनाल जो है ये एक रेडियल कैनाल फिर से, और नीचे भी एक रेडियल कैनाल हम बना सकते हैं, यहाँ से भी एक और रेडियल कैनाल हम बना सकते हैं, ठीक है जी। चले, तो बीच में क्या है, चले इसको हम लेबल करते हैं, बीच में जो रिंग है इसको हम रिंग कैनाल कहते हैं, रिंग कैनाल कहते हैं। और ये जो कैनाल्स हैं इनको हम रेडियल कैनाल्स कहते हैं, इनको हम रेडियल कैनाल्स कहते हैं, रेडियल कैनाल्स कहते हैं। अच्छा, लेकिन अब क्या है, इन रेडियल कैनाल से भी कुछ छोटी छोटी कैनाल्स अराइज होती हैं। तो ये देखिए साइड्स में, राइट एंड लेफ्ट साइड में हर एक से कुछ कैनाल जो है वो अराइज हो जाएंगी, ये देखिए। तो इन रेडियल कैनाल से भी कुछ कैनाल जो हैं वो अराइज हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो कैनाल्स मैंने लास्टली बनाए, अच्छा, तो ये जो कैनाल्स हैं इनको हम लेटरल कैनाल्स कहते हैं, लेटरल, इनको छोटी छोटी जो कैनाल्स हैं इनको हम लेटरल कैनाल्स कहते हैं, लेटरल कैनाल्स कहते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब ये जो लेटरल कैनाल्स हैं, लेटरल कैनाल्स, इनके साथ कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इनके साथ हैं, मैं तो हर जगह से नहीं बनाऊंगा, 2 जगह पे यहाँ पे मैंने बनाए, आप हर जगह पे बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ एवरीवेयर। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जो लेटरल कैनाल्स के साथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम ट्यूब फीट कहते हैं, इनको हम ट्यूब फीट कहते हैं, ट्यूब फीट। सर क्यों कहेंगे ट्यूब फीट, क्योंकि ये लोकोमोशन में हेल्प करने वाले हैं, तो दैट्स वाई कॉल्ड ट्यूब फीट, राइट। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है और वो बाहर से है, मतलब वो बाहर से पानी अंदर लेके आता है, वो बाहर से पानी अंदर लेके आता है। तो यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर भी बनाना चाहूँगा। तो ये जो सारा सिस्टम है, अभी आप देख रहे हो, अभी आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, तो ये जो रिंग कैनाल है, यहाँ पे रिंग कैनाल, इट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू द आउटसाइड बाय मीन्स ऑफ एन एस शेप्ड कैनाल। यहाँ पे ये एक एस शेप्ड कैनाल है, यहाँ पे एस शेप्ड, इसको आप स्टोन कैनाल भी कह सकते हो, इसको आप स्टोन कैनाल कहते हो। और ये स्टोन कैनाल जो है ये बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, एक परफोरेटेड स्ट्रक्चर है, ऐसे एक परफोरेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें पोर्स हैं, जिसमें पोर्स हैं, और जहाँ से पानी जो है, वाटर जो है अंदर आता है, ओके, वाटर जो है अंदर आता है। ये जो परफोरेटेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ये परफोरेटेड स्ट्रक्चर है दिख रहा है आपको, परफोरेटेड स्ट्रक्चर है। तो ये जो परफोरेटेड पोर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मैड्रिपोराइट, मैड्रिपोराइट, इसको हम मैड्रिपोराइट कहते हैं। तो यहाँ से जो है वाटर जो है अंदर चला जाता है, तो मतलब वाटर यहाँ से अंदर चला जाएगा, फिर इस रिंग कैनाल में ऐसे घूमेगा, ओके, फिर इन रिंग कैनाल से ये पानी जो है इन रेडियल कैनाल्स में चला जाएगा, इन रेडियल कैनाल्स में चला जाएगा। फाइनली ये जो पानी है ये इन लेटरल कैनाल से, रेडियल कैनाल्स और लेटरल कैनाल से इन ट्यूब फीट तक पहुँच जाएगा, ट्यूब फीट तक पहुँच जाएगा। और ट्यूब फीट्स जो हैं वो पानी का जो बहाव है और इस पानी का जो प्रेशर है उसकी वजह से ट्यूब फीट जो है वो हिल सकते हैं, उनमें मूवमेंट्स हो सकती हैं,
और ये वो मूवमेंट जो है वो एनिमल यूज करेगा खुद को लोकोमोट करने के लिए, खुद को लोकोमोशन करने के लिए, राइट। तो इसीलिए इन ट्यूब फीट को फीट हम कहते हैं, मतलब ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए। लेकिन इसके लिए इनके अंदर प्रेशर होना चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होना चाहिए, पानी का प्रेशर होना चाहिए। वो पानी कैसे आएगा बॉडी में, फिर हर जगह पे पहुंचेगा। तो ये एक सिस्टम है इन चैनल्स का, ये सिस्टम है इन कैनाल्स का, जिसको हम ओवरऑल वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी याद रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ऐसा हमें किसी जगह पे और देखने को नहीं मिला। ये रिंग कैनाल है बीच में, उसके बाद ये रिंग कैनाल जो हैं, इस रिंग कैनाल से जो कैनाल्स अराइज होते हैं उनको हम रेडियल कैनाल्स कहते हैं, और रेडियल कैनाल से छोटी छोटी कैनाल जो अराइज होती हैं उनको हम लेटरल कैनाल्स कहते हैं। लेटरल कैनाल्स के साथ जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, इनको आप बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हो, तो इनको आप ट्यूब फीट कहते हो, राइट। और ये पूरा जो कैनाल्स का सिस्टम है, इट इज कनेक्टेड टू द आउटसाइड बाय मींस ऑफ ए परफोरेटेड स्ट्रक्चर, जिसको आप मैट्रिपोराइट कहते हो, राइट। तो इस तरीके से ये सिस्टम जो बनता है बॉडी में, इसी को हम वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। सर काम क्या है इस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का? है तो है, काम क्या है? काम जो है इस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का, सबसे पहले वो जो है दैट इज, इसका काम है लोकोमोशन में हेल्प करना। इसका काम है लोकोमोशन में हेल्प करना, लोकोमोशन के लिए ही हेल्प करेगा। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का काम है लोकोमोशन में हेल्प करना, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करेगा, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेगा। कैप्चरिंग ऑफ फूड आप खुद लिखें, फूड कैप्चर करने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेशन में, इसीलिए नाम पड़ा वेस्क्यूलर का मतलब सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा। और इंपॉर्टेंटली ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वाई देयर इज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, वाई देयर इज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है इसका काम है लोकोमोशन का, नंबर 1, फूड कैप्चरिंग का, फूड कैप्चर करने में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, एंड द रेस्पिरेशन एज वेल, रेस्पिरेशन एज वेल। इसके साथ साथ अगर कभी एनिमल को किसी जगह पे रुकना पड़े तो ये इन ट्यूब फीट का भी इस्तेमाल कर सकता है, टू स्टॉप इटसेल्फ, टू एंकर टू एनी सबस्ट्रेटम, टू एंकर एनी सरफेस, राइट, ऑन द बॉटम ऑफ द, एट द बॉटम ऑफ द सी। तो कभी कभी उसके लिए भी ये यूज हो जाएगा ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। तो ये हो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फाइलम का, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का कैरेक्टर। और मैंने डायग्राम से आपको जो चीज़ें बताई, यही चीज़ें इसके कंपोनेंट्स है बेटा। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, जिसको हमने एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहा, इसको हमने एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहा। काम क्या है इसका, फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस? लोकोमोशन का काम है, कैप्चरिंग ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। चलिए आगे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम से आगे चलते हैं बेटा। तो उसके लिए मुझे रैप करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डायग्राम यू कैन रिवाइंड द वीडियो, पाज एंड देन यू कैन सी ऑल द स्ट्रक्चर्स। तो चलिए आगे। उसके बाद जो है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के बाद इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर सर एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? एक्सक्रीशन जो है वो गिल से भी हो सकती है, एक्सक्रीशन जो है वो गिल से भी हो सकती है, एंड टू सम एक्सटेंट ये जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, राइट, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, कुछ चीज़ों को निकालने के लिए ये भी हेल्प करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यूजुअली नहीं है, और ये कोशिश करते हैं कि अपने बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी जो है वो बाहर के पानी के बराबर रहे, ताकि बॉडी से पानी जो है वो लॉस ना हो जाए, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मरीन है, साल्ट वाटर में रहते हैं, तो पानी जो है वो बॉडी से बाहर ही निकलेगा, बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो पानी को मतलब उनमें जो है पानी जो है वो बाहर निकलेगा, वो डेसिकेशन हो जाएगी बॉडी की। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ द बॉडी they retain some salts in their body, they retain some excretory products in the body so that to maintain the osmolarity of the two sides equal, right, बराबर बराबर रखने के लिए ये ऐसा करते हैं, यानी अपनी बॉडी को डेसिकेशन से बचाते हैं, वरना साल्ट की वजह से
इनकी बॉडी का सारा पानी जो है वो ज़ाया हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, राइट। तो इसलिए इन्होंने एक एडाप्टेशन सीखी है, और वो जो एडाप्टेशन है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को रिड्यूस करना या एब्सेंट करना, नहीं रखना, राइट। और फिर जब एक्सेस साल्ट जमा हो भी जाएं तो एक्सेस साल्ट्स को बाहर निकालने का जरिया है वो गिल्स हो सकती हैं, वो बॉडी की सरफेस हो सकती है, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं। चलिए उसके बाद जो है बेटा इनके सेक्सेस जो हैं, सेक्सेस सेपरेट हो सकते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। तो जब सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो उसको आप बोलते हो डायोशियस हैं ये, दे आर डायोशियस, ये डायोशियस होते हैं। अच्छा, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो इनकी होती है, इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो पानी में होती है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन जो है बेटा वो पानी में होती है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल। अच्छा, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि अभी हमने बोला कि इनकी बॉडी जो होती है पहले बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, तो वो कहाँ पे होती है, वो लार्वा में होती है। तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तो यू नो दैट देयर आर लार्वी। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ग्रुप की बात करें फाइलम इकाइनोडर्मेटा की, तो बहुत सारे लार्वी हमें देखने को मिलते हैं, मेनी लार्वी। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उन लार्वी के नाम लें, बहुत सारे लार्वी हैं इसमें, बाइपिनेरिया, ऑरिक्यूलेरिया, डोलोलेरिया, मेनी लार्वी आर देयर। नीड नॉट टू रिमेंबर द टंग ट्विस्टर्स, नो नॉट एट ऑल। हाँ, तो मेनी लार्वी आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे लार्वी इसमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लार्वी। अच्छा, तो हो गया ये डेवलपमेंट का कैरेक्टर बी। तो इस तरीके से हमने इसके कैरेक्टर जो हैं वो जो हैं डिस्कस किए, वो हमने मेंशन किए। तो और इसमें एक कुछ जगह पे हमने थोड़ा सा मैंने एम्फेसाइज किया कि कौन से कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। एम्ब्यूलैक्रल का सिस्टम आपने देखा, और आपने स्पाइनी स्किन इनकी देखी, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। और इनकी बॉडी सरफेस जो होती है, ओरल और एबोरल सरफेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखने हैं। चलिए बेटा लास्टली एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम? तो एग्जाम्पल जो हैं क्या हैं? पहली जो एग्जाम्पल है इसी स्टार फिश की हम देखते हैं। तो इस स्टार फिश का जो नाम है, साइंटिफिक नेम जो है इसका, जोलॉजिकल नेम जो है इसका, इसको हम एस्ट्रियास कहते हैं, स्टार फिश। एस्ट्रियास का मतलब होता है स्टार फिश। ये कोई फिश विश नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है, ये इकाइनोडर्मेटा है। स्टार फिश इज नॉट अ फिश, राइट। तो चलिए एस्ट्रियास इसका नाम है। चलिए एक और एग्जाम्पल है इसमें जिसको हम कहते हैं इकाइनस एक एनिमल का नाम है, ये भी इसी फाइलम का मेंबर है, इकाइनस। इसमें एक और एग्जाम्पल जिसको हम कहते हैं एंटीडॉन, इसका कॉमन नेम है, इसको हम सी लिली कहते हैं या फेदर स्टार भी कहते हैं, सी लिली कहते हैं, राइट, एंटीडॉन। एक और एग्जाम्पल है इसमें एक और एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इसको हम कहते हैं ऑफियोरा। तो ऑफियोरा को ब्रिटल स्टार कहते हैं, इसको ब्रिटल स्टार कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, राइट। एस्ट्रियास, इकाइनस, एंटीडॉन, ऑफियोरा, these are some important examples of the phylum Echinodermata. So with this we have concluded today one more phylum. This was the 8th lecture of the series, but we have to go ahead and we have to discuss some other topics in the overall chapter, right. So far almost we have done more than half, the rest will be discussed in the upcoming videos. So watch the videos, listen carefully. Thank you.